खैरियत इस्तकबाल आप सभी का। प्रोग्राम 5 के पंच में मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद, जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। 5 के पंच में दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक ताज़ा तरीन और बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहती है और तय फॉर्मेट के मुताबिक 5 खबरों से शुरुआत करते हैं और एक एक करके अहम तरीन मौज़ूआत की जानिब हम बढ़ेंगे, जहां पर अपने मेहमानों के साथ भी एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, जिसमें खवातीन के मामलात पर और उनके तहफ़्फ़ुज़ पर आज बात होगी। हुकूमत की पॉलिसियां और दीगर मसाइल, साथ साथ वादी कश्मीर से वस्ती इलाके से एक अहम खबर इस वक्त मौसूल हो रही है। तफसीलात अपने नुमाइंदे के साथ थोड़ी देर में आपके सामने, लेकिन सबसे पहले उन 5 बड़ी खबरों पर नजर जो सुबह से सबसे ज्यादा सुर्खियों में है या जिन पर सबसे ज्यादा आप तज्जिया और तबसरा करते हैं। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमारा ताउन करते हैं। ये खबरें न सिर्फ देखते बल्कि साथ साथ पढ़ते भी हैं। तहरीरी मवाद आपके लिए मौजूद होता है। तो आगाज पहली खबर के साथ करेंगे। दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर एक बार फिर से किसान सरापा एहतजाज है। बंदिशें भी लगी, पाबंदियां भी। इस दौरान बदतरीन ट्रैफिक जाम दारुल हुकूमत दिल्ली में दिखा। इस बीच आज एक बार फिर से जमीन एक्सक्यूवेशन के खिलाफ ग्रेटर नोएडा में धरने पर बैठे किसानों ने अपना एहतजाज तेज करते हुए पार्लियामेंट की तरफ कूच करने का ऐलान किया और गुज़श्ता रोज भी उन्होंने महापंचायत में पार्लियामेंट के घेराव का फैसला किया था। किसानों के इस फैसले के पेश नजर पुलिस भी अलर्ट थी। अब थोड़ी देर पहले खबर आ रही है कि नई दिल्ली के अंदर महापंचायत के बाद जब मुख्तलिफ किसान तंजीमें दिल्ली कूच कर रही थी तो इस दौरान कई किसानों को गिरफ्तार किया गया है। अवामी राब्ता मुहिम भी चलाई गई। अपने मुतालबात के लिए कई दिनों से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बाहर ये लोग एहतजाज कर रहे थे। पार्लियामेंट की जानिब कूच करने से कई देहातों के जो सैकड़ों किसान हैं उनकी पहले से ये शिरकत जो है वो हजारों की तादाद में मुतवक्के है। इस तरह की इतलात आ रही थी और आज वैसा ही हुआ। दिल्ली से लेकर नोएडा तक, यहाँ तक कि करनाल वाला रास्ता भी एहतियाती तौर पर उस वक्त बंद करना पड़ा जब मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बैरिकेडिंग करके साल 2021-22 में जो किसानों का जबरदस्त एहतजाज हुआ था, हुकूमत कानून वापस लेने पर मजबूर हुई थी। ये जो MSP का मामला है, इस पर हुकूमत ने हुकूमत के सामने अपने तासुरात पेश किए, लेकिन मुश्किलात खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। तस्वीरें अलग अलग मकामात से दिन भर की बैरिकेडिंग के जरिए इस एहतजाज को कमजोर करते हुए पुलिस ने अलर्ट न सिर्फ जारी किया था बल्कि कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ साथ दूसरी खबर आपको नई दिल्ली से ही बताएंगे और बात कांग्रेस की करेंगे, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जानिब से मरकजी हुकूमत के खिलाफ ब्लैक पेपर आज जारी करते हुए रोजगारी समेत या जो बेरोजगारी का मसला है इस समेत कई अहम मसाइल को उजागर किया। पार्टी ने आज पार्टी के दफ्तर में जो ब्लैक पेपर लॉन्च किया या जारी किया, इसमें 10 साल अन्याय काल यानी नाइंसाफी के 10 बरस के नाम से इसे जारी किया। दूसरी तरफ खबर है कि मरकजी हुकूमत UPA के जो इतने साल एक तवील मुद्दत तक वो इक्तदार में रही, मुख्तलिफ तंजीमें UPA का हिस्सा थी, अभी तक जो हुकूमत रही है या दौर इक्तदार रहा है उस पर एक वाइट पेपर हुकूमत लाने जा रही है। यानी बेरोजगारी के मसले पर हिज़्ब इख्तिलाफ इस वक्त कह रही है कि मरकजी हुकूमत जो है वो इस पर जबान तक नहीं खोलती, लबकुशाई नहीं कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल ऐसी है कि रफ्ता रफ्ता ही सही अब एक बार फिर से ब्लैक पेपर के बाद वाइट पेपर सामने आए और मवाजना 10 बरसों का 60 से 70 बरसों के साथ आज़ादी के बाद ज़रूर किया जाएगा। दीगर मामलात भी हैं जिन पर गैर BJP रियासतों में, यहाँ पर जिन एरियाज़ के अंदर अभी तक मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर कांग्रेस या इसके इत्तेहादियों की हुकूमत है, वहाँ से कई लोग इस एहतजाज का हिस्सा बनने के लिए आए थे, लेकिन दिल्ली के अंदर पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी कहा गया कि वो 10 बरस हैं जिसमें मुल्क ने सबसे ज्यादा इक्तिसादी बदहाली देखी है और नौजवान तबाही के दहाने पर। इस पर आगे चलकर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन तीसरी खबर आपको बताएंगे कि एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था या भारत की जो इक्तिसादी सूरत हाल है उस पर बाज़ाब्ता तौर पर अक्कासी करने की कोशिश हुई है और भारत के अंदर अमीरों की तादाद में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। ये हम नहीं, इस बात का अंदाजा जो है माली साल में इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइलिंग डेटा के तज्जिए से लगाया गया है और मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट में यह बयान दिया है कि मुल्क में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने वालों की तादाद, जिसमें नुमाया इजाफा हुआ। 31 दिसंबर 2023 तक करोड़पतियों की तादाद 2,16,000 तक पहुंच गई है। यहां पर यह याद दिलाना आपको जरूरी है कि मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए खजाना पंकज चौधरी की तरफ से लोकसभा में मुल्क के करोड़पतियों का डेटा पेश किया गया जब हिज़्ब इख्तिलाफ ने सवाल पूछा था। आमदनी कितनी है, अखराजात कितनी है, किसके वसाइल क्या हैं, इन सारी चीज़ों पर मरकजी वजारत खजाना की जानिब से पंकज चौधरी जो नुमाइंदगी कर रहे थे 2023-24 में सूरत हाल क्या है। और ये भी कहा गया कि इनकम अपडेट देने वालों की कुल तादाद अभी तक जो बताई गई वो 12,218 थी, जो कि 2023-24 में शायद बढ़ी, 2022 और 23 में जितनी थी उसमें इजाफा हुआ। इसका मतलब यह है कि कई कंपनियां, कई ट्रस्ट, तंजीमें, फर्म या फिर ऐसे ग्रुप्स जो मुल्क के अंदर अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और आज रिपोर्ट के जरिए हुकूमत ने तस्दीक की है। चौथी खबर मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर से। यूनियन टेरिटरी के अंदर गुज़श्ता साल
सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग और मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए पता चला है कि 780 लाख रुपए से ज्यादा मालियाती फ्रॉड के मामला सामने आए हैं। 1000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई हैं। यानी आज के वक्त में भी साइबर पुलिस अगरचे अलर्ट है, कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, गिरोह के गिरोह पकड़े गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी फ्रॉड करने वाले लोग किसी भी भेस में आप और हम सब के सामने हो सकते हैं। आदादोशुमार से ये पता चला कि गुज़श्ता बरस यूनियन टेरिटरी में माली फ्रॉड के 1046 केस दर्ज हुए और ये शिकायत 786.56 लाख रुपए बनती है, जो अभी तक इन 1000 से ज्यादा केसेस की तरफ से या जिन लोगों की तरफ से साइबर पुलिस को रिपोर्ट्स कराई गई हैं। मालियाती तौर पर जो धोखा हुआ है इसमें ऑनलाइन फ्रॉड है। साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के तहत जो सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग है या मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें ये डेटा बाज़ाब्ता तौर पर रखा गया है और जो आदादोशुमार है उससे पता चलता है कि 253 मामलात को तकरीबन 63 लाख रुपए की रकम के साथ रोका जरूर गया। यानी फ्रॉड से बहुत हद तक इंतजामिया ने रोका भी कई लोगों को है और कई एजेंसियां, कई ऐसे लोग जो रोजगार के नाम पर या नौकरियों के नाम पर जम्मू कश्मीर में भी लोगों को लूटने का काम करने जा रहे थे, उससे पहले उन पर नकेल कसी। 5वीं खबर टॉप 5 में बात मौसम की, लेकिन अच्छी खबर भी साथ साथ कि गुलमर्ग वादी कश्मीर का एक ऐसा दिलकश मनाजिर पेश करने वाला या जन्नत बेनजीर का वो इलाका जहां खुश्क साली में 90% के आसपास टिकटें पिछले दिनों हमने देखा कि मनसूख हो गई थी। वजह यह थी कि बर्फबारी नहीं हुई, इस बार दिलकश मनाजिर पेश नहीं हो सके थे, लेकिन कुदरती हुस्न से मालामाल इस इलाके में कोई कमी नहीं है। अच्छी खबर यह है कि पिछले 6 दिनों के दौरान जब से बर्फ पड़ी, बर्फ की सफेद चादर में ये खूबसूरत इलाका ढका, तो 20,000 के लोगों की जो आमद है वो रिकॉर्ड की गई है। खुश्क दौर के खात्मे के बाद इसमें इजाफे का भी मुशाहिदा किया गया और 21 तारीख से लेकर पीर पंचाल रेंज के साथ साथ शुमाली खित्तों के अंदर भी इस इलाके में जैसे मौसम खुशगवार हुआ है, उम्मीद की जा रही है कि जब हम खेलो इंडिया चौथे सीजन की तरफ जाएंगे, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि मुल्क के बाकी हिस्सों से बेहतर मौसम यहाँ होगा। 8200 के करीब खिलाड़ी होंगे और सरमाई खेलों का आगाज तो हो चुका है, लेकिन विंटर गेम्स में सबसे इंपॉर्टेंट है खेलो इंडिया एडिशन 4 लद्दाख में खत्म हुए, 21 से 26 तक जम्मू कश्मीर में। लेकिन अच्छी बात, जो पॉजिटिव नोट है वो ये कि 6 दिनों के अंदर 20,000 सयाह वादी कश्मीर में इस खूबसूरत इलाके में पहुंचे हैं। तो ये वो 5 बड़ी खबरें थी जो आपके सामने तय फॉर्मेट के मुताबिक हमने रखी है। यहां से आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे और बात सबसे पहले कुपवाड़ा की करेंगे। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की तरफ से कुपवाड़ा के एक शहरी को गिरफ्तार किया गया है और यह कार्रवाई उस वक्त हुई है जब पाकिस्तान में एमबीबीएस और दीगर कोर्सेज में जम्मू कश्मीर के तलबा के दाखिले से मुतल्लिक जो मनी लॉन्ड्रिंग केस था, इसमें गिरफ्तार किया गया और ईडी ने इसकी बाज़ाब्ता तौर पर एक्स साबिका ट्विटर पर भी एक पोस्ट किया, जानकारी दी। एजेंसी की तरफ से ब्रेकिंग के साथ आपको बताएंगे कि कुपवाड़ा के रिहायशी मोहम्मद अब्दुल्ला शाह को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम बताया जाता है कि दहशतगर्दों की माली मुआवनत में मुलव्विस था और इसका ताल्लुक पाकिस्तानी हैंडलर मंजूर अहमद शाह से था। ये रकम जो जम्मू कश्मीर के तलबा को पाकिस्तान के मुख्तलिफ कॉलेजों में एमबीबीएस और दीगर कोर्सेज में दाखिला दिलाने के लिए इस्तेमाल की गई और बाद में उन्हें दहशतगर्दी के रास्ते पर धकेलने की कोशिश की गई, ये सारे संगीन इल्जामात हैं और इन सब के बीच में मोहम्मद अब्दुल्ला शाह को खुसूसी जज एंटी करप्शन ब्यूरो और सीबीआई केसेस कश्मीर की अदालत में पेश किया गया। इसमें कहा गया कि अदालत ने 13 फरवरी तक ईडी की तहवील में से भेज दिया है। तो मोहम्मद अब्दुल्ला शाह की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और यह केस पुराना जरूर है लेकिन कार्रवाई नहीं, आइंदा दिनों में मजीद गिरफ्तारियों का भी इम्कान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं, इस पर हुकूमत की जानिब से एक और डेटा पेश किया गया है। खवातीन के खिलाफ जो तशद्दुद में इजाफा हुआ है, जराइम बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके बाद इंतजामिया ने वन स्टॉप सेंटर जो है वो कायम करने का बाज़ाब्ता तौर पर कायम करने का न सिर्फ फैसला लिया बल्कि साथ साथ
एक ऐसा नेटवर्क जहां पर वो खवातीन आ सके जिनको किसी तरीके से लीगल सपोर्ट नहीं मिलती या किसी भी तरीके से वो मुआशरे से बाहर निकलकर अदालतों तक नहीं पहुंच सकती। कई तरह की मुश्किलात हैं और ये अच्छी खबर जो है ये एक तरह से बहुत सारी खवातीन को राहत पहुंचा सकती है, लेकिन गुफ्तगू इस पर करना इसलिए जरूरी है क्या खवातीन के लिए इकदामात काफी हैं। जो जम्मू कश्मीर पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है और खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत जो भारत सरकार की है उसने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में कुल 816 जो OSC हैं, वन स्टॉप सेंटर हैं, इनको मंजूरी देने का फैसला किया, जिनमें 757 OSCs पर काम किया जा रहा है। और वादी कश्मीर की या जम्मू की जहां तक बात है तो इसमें जनूबी कश्मीर का अनंतनाग जिला है, नॉर्थ कश्मीर का बांडीपुरा है, बारामुल्ला है। इसके अलावा हमारी जानकारी के मुताबिक बडगाम, डोडा, गांदरबल, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, कुलगाम, नॉर्थ कश्मीर का ही कुपवाड़ा जिला, पुलवामा, पुंछ, राजौरी, रामबन, रियासी, सांबा, शोपियां, श्रीनगर और उधमपुर, ये तमाम वो 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर इंतजामिया ने OSCs कायम करने का फैसला लिया है और बाज़ाब्ता तौर पर इक़दामात उठाए हैं। लेकिन मरबूत खिदमात क्या ये पेश करने में कामयाब हुए हैं? तिब्बी इमदाद की बात कही जा रही है, कानूनी मदद फराहम की जाएगी, आर्जी पनाहगाह, पुलिस की मदद, एक ही छत के नीचे नफ्सियाती जो समाजी मुशावरत है या काउंसलिंग की बात हो रही है। और मकसद यह है कि वो ख़ानदान जो बिछड़ जाते हैं या कोई परेशानी आती है उनको भी कम से कम इस प्रोसेस के थ्रू एक साथ लाने या ख़वातीन के मसाइल को हल करने का एक तरीकाकार जम्मू कश्मीर के अंदर मरकज़ी हुकूमत के मुताबिक हो सकता है, जो पूरे मुल्क के अंदर एडॉप्ट किया गया है। चलिए इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे और अपने मेहमानों के पास भी चलेंगे, ख़वातीन से और उन ख़वातीन से जम्मू कश्मीर के अंदर किसी न किसी शोबे में ज़रूर एक्टिव नज़र आती हैं, सियासत में भी और जो समाजी मामलात हैं उनमें भी सबसे आगे रहती हैं। और सबसे पहले ज़रा इस पर तासुर ख़वातीन का लेना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जम्मू कश्मीर पर एक रिपोर्ट सितंबर 2, 2023 को आई थी जिसमें जम्मू कश्मीर के अंदर ख़वातीन के खिलाफ जराइम में इजाफा हुआ, इस बात की तस्दीक की गई थी। एडवोकेट नीलोफर मसूद साहिबा हमारे साथ हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तर्जुमान भी हैं और साथ साथ बार एसोसिएशन बारामुल्ला की सदर भी हैं हमारे साथ, वादी कश्मीर से इस वक्त ज्वाइन किए हैं। बहुत शुक्रिया नीलोफर साहिबा वक्त देने के लिए। पहला तो जरा मैं ओपिनियन एज ए खातून आपका लेना चाहूँगा इस मामले पर, क्योंकि जो OSCs हैं जब रिपोर्ट्स को हम खंगालते हैं तो पता चलता है कि 11 से 11,500 के दरमियान ऐसे केसेस हैं 2020 से 2021 तक सामने आए, यानी नियर अबाउट 2-2.5 साल में तकरीबन 11,500 के आसपास खवातीन के खिलाफ जो तशद्दुद के केसेस थे। लेकिन क्या आपकी नज़र में ये जो 20 सेंटर्स, 20 मराकज़ कायम किए गए हैं, ये मसले का हल है? बुनियादी तौर पर जो मामलात हैं वहां पर आसानियां पैदा होंगी आपकी नज़र? देखिए आसिफ साहब, ये 2015 में स्कीम जो है सखी वन स्टॉप सेंटर शुरू हुई, इम्प्लीमेंट की गई। हमारी यूटी में तो रिसेंटली इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे कि बारामूला में एक यहाँ पर सेंटर चल रहा है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है वो। तो ये एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर सहूलियत एक फैमिली को जो वायलेंस की शिकार हुई होती है 24/7 उसको ये मुहैया हो जाती है। लेकिन इन स्टॉप सेंटर्स का एक रोल जो है अभी भी यहाँ की आवाम को नहीं पता है, खुसूसन उन औरतों को जो किसी वायलेंस का शिकार हो जाती है। तो बहुत ही बड़े लेवल पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की जरूरत है, क्योंकि ये वो सेंटर है न सिर्फ वहाँ उसको एक लीगल असिस्टेंस मिल सकती है बल्कि मेडिकल असिस्टेंस, साइको असिस्टेंस, हर किस्म की असिस्टेंस एक ही छत के नीचे कोशिश की गई है इस वायलेंस की शिकार अगर एक फीमेल को उसके लिए जी। साथ में एक और चीज है, खाली शेल्टर देने के लिए, खाना देने के लिए या इमीडिएटली कोई रेमेडी देने के लिए सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि एक फीमेल को एम्पावर करता है। यहाँ तक कि इनको काफी जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स है उनके साथ भी लिंक किया गया है, ताकि जो लड़कियां 18 साल से कम है उनको भी विदाउट एनी कास्ट, क्रीड, कलर उनको वो सहूलियतें मिल सके, ताकि वो खुद कफील भी हो सके और साथ में जो वायलेंस की शिकार भी है उनको इमीडिएटली जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो वहां पर प्रोवाइड हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि स्कोप तो बहुत बड़ा है इस चीज का,
फंडिंग भी मुझे नहीं मालूम कितनी हो रही है, फिर वो कितनी यूटिलाइज हो रही है, लेकिन अगर सही मानों में ये काम करे और इनको फंड्स भी बहुत अच्छी तरह से मिले तो ये एक इनिशिएटिव होगा जहां पर जो तादाद केसेस की है जो जी, अदालतों में आ जाती है उसकी लेवल जो है या उसका नंबर जो है कम हो जाएगा। क्या तो मुझे लगता इसके है ये लिए बहुत ही नीलोफर एक साहिबा, अच्छा जो हम इनिशिएटिव है। यूनियन टेरिटरी के अंदर आज के वक्त में देखते हैं कि लोक अदालतों का भी एक सिलसिला शुरू हुआ है या चलता है, क्या वो मुतबादिल के तौर पर हम देख सकते हैं, या वाकई में उन अदालतों से भी एक राहत उन लोगों को या खवातीन को मिलती है, या जो इतनी बड़ी तादाद में केसेस हैं उनको डील किया जा सकता है, या फिर ओएससीज का और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम 1 या 2 का और इजाफा करना जरूरी हो जाएगा इतनी केसेस जब आपके सामने ऑलरेडी हों? देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि नंबर ऑफ केसेस जो है वो पर ईयर इंक्रीज ही हो रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप परसेंटेज देखेंगे लास्ट ईयर की उसके बनस्पत अगर आप आज कंपेयर करें जी, तो डोमेस्टिक वायलेंसेस के जो इंसिडेंसेस है वो काफी ज्यादा हद तक बढ़ गए हैं। अनफॉर्चुनेटली चूंकि तादाद भी बढ़ गई है तो कोर्ट्स यहाँ पर फैमिली कोर्ट्स का होना बहुत जरूरी है, जहाँ पर वायलेंस की शिकार जो फीमेल्स है खसूसन फैमिली में या किसी वर्क प्लेस पर या किसी और जगह पब्लिक या प्राइवेट में, तो वहां जी, पर अगर फैमिली का कोई मसला है अगर फैमिली कोर्ट्स के जरिए उनको हल किया जाए तो बहुत बेहतर रहता है। तो जो लोक अदालतें हैं वो तो सेकंड फेज आ जाएगा। फर्स्ट फेज जो वन स्टॉप सेंटर का है वहां कोशिश की जाती है कि एमिकेबली सेटलमेंट हो जाए पार्टीज के बीच में, तो वहां पर वो कोशिश होती है। मुझे लगता है कि जी, अगर सही मात्रा में ये चीजें हो जाएगी तो कोर्ट्स में रुजू करना या लोक अदालतों में केसों का हल करना वो भी कम हो जाएगा। हालांकि लोक अदालतें काफी कोशिश करती है अपनी लेवल पर कि वो सिचुएशन वो रिकंसिलिएशन की जो स्टिक्स है वो बढ़ाकर इनको समझाए कि आपने कैसे करना है, कैसे जी। फैमिली को चलाना है, नीलूफर क्या साहिबा, आप हमारे वजूहात साथ होती है रहे हैं, इसके हम निर्भर है उसकी जरा इस पर फैमिली। और आपसे आगे चलकर और जानने की कोशिश करेंगे। एडवोकेट राबिया खुर्शीद भी हमारे साथ हैं, इस वक्त वादी कश्मीर से ज्वाइन किए। बहुत शुक्रिया और वेलकम कहेंगे 5 के पंच में। जो नीलूफर साहिबा कह रही थी, हम एसओज के ओएससीज के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और खवातीन के खिलाफ क्राइम या जो तशद्दुद के जो वाक़यात हैं उसमें इजाफा राबिया साहिबा हुआ है। लेकिन आज के वक्त में ये जितने भी इदारे मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर काम करते हैं, क्या वाकई में वो जिम्मेदारी एज अ समाज या मुआशरा इस वक्त जिम्मेदारी के साथ काम किया जा सका है? कम से कम ये जो घरेलू तशद्दुद था, जिनसी हमला था, मामलात थे, खवातीन को हिरासा करने की कोशिशें की गई, इस तरह के केसेस को हम कम कर सकते थे। किस तरीके से आप इस सारी चीज़ को देखते हैं, और ओएससीज का जो वन स्टॉप सेंटर्स थे इनका रोल आज के टाइम में जब क्राइम को कम करने की बात हो रही है? जी, एवरीवन, एक्चुअली देखिए जहां तक हमारे जो आज हम देख रहे हैं कि जो इदारे हैं वहां पे जो ओएससी सेंटर्स की आपने खास कर बात की, देखिए एस्टैब्लिशमेंट करना तो बहुत अच्छी बात है, एक बहुत ही अच्छा कदम था गवर्नमेंट का जो ओएससी सेंटर जो है एस्टैब्लिश किए गए। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वहां पे भी काम हो रहा है, किसी हद तक काम हो रहा है। लेकिन हम अगर इस बात को लेंगे कि मतलब हर एक साइड से जो है जो डोमेस्टिक वायलेंस है या किसी भी तरह का तशद्दुद है जो औरतों के तय हो रहा है वो कम हो रहा है, लेकिन इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जी नहीं नहीं यहाँ फिगर जी, डाउन हो रहा है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। जो ये फिगर है, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस की बात अगर हम करेंगे तो ये फिगर जो है वो अप होता जा रहा है, डाउन ये नहीं हो रहा है। जो वायलेंस है वुमेन्स को लेकर, औरतों को लेकर जो वायलेंस है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, उस वायलेंस में कोई भी कमी नहीं आ रही है। हाँ, अभी भी बहुत सारी जगह है, देखिए अगर हम देख रहे हैं, हम बहुत सारी जगह ऐसी भी देख रहे हैं जहां आए दिन हमें कंप्लेंट्स आती रहती है कि वुमेन हरास। देखिए हमारे पास ऐसी भी कंप्लेंट्स आई है जहां पे वर्क प्लेसेस पे जो है हरासमेंट हुआ है औरतों के साथ, वो भी पॉश जगहों पे, वो अच्छे खासे ऑफिसेज में हुआ है। तो उन चीजों को देखकर हम अगर ये कहेंगे कि नहीं मतलब ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है, सेंटर्स एस्टैब्लिश हो चुके हैं, कम हो रहा है डोमेस्टिक वायलेंस, तो मैं ये समझती हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस किसी भी तरीके से कम नहीं हो रहा है। इसमें अवेयरनेस की जरूरत काफी ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट्स की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा अगर हम ओएसटी सेंटर्स हम एस्टैब्लिश करें वहां पे वो हमें वो फैसिलिटीज रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनका डायरेक्ट कंट्रोल होना चाहिए, चाहे वो मेडिकल हो चाहे वो लीगल हो, हर साइड उनका पूरा पूरा का पूरा कंट्रोल होना चाहिए ताकि वो सारे डिपार्टमेंट जो है उनके साथ ताउन कर सके और जो भी हम जहां से भी ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसको हम कर्व कर सके।
प्लस केसेस, लेकिन क्या 20 सेंटर्स काफी हैं आपकी नजर में, या अगर कम करना है, जो आप कह रही हैं कि सारी चीजें तो एस्टैब्लिश हो रही हैं लेकिन तशद्दुद के वाकयात में कमी नहीं आई है, ऑप्शंस क्या हैं फिर? मैंने नीलोफर साहिबा से भी पूछा था कि एक दूसरा ऑप्शन भी या तरीकाकार बड़ा आसान था कि इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इसके लिए लोक अदालतें भी लगती हैं और निचली अदालतों में भी काम होता है, लेकिन जिन लोगों को पता ही नहीं इसके बारे में या जिन लोगों को अवेयर करना भी बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर फिर क्या किया जाए? या इतनी कम तादाद में जब आपके पास सेंटर्स हैं, केसेस की तादाद इतनी ज़्यादा है, मुतबादिल या ऑल्टरनेट क्या है हमारे पास? मुतबादिल ऑल्टरनेट हमारे पास अवेयरनेस है। देखिए जितनी हम चाहे, देखिए हम लोग अवेयरनेस जो है, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को खास करके औरतों को अवेयर करना। देखिए आजकल हमारे पास हर एक साइड से सोशल मीडिया है, हम लोगों के पास हर मतलब चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या कोई और तरीका भी हो जिससे हम अवेयर कर सके। हमने अभी लोक अदालत की बात की। अगर हम लोक अदालत के थ्रू, अगर हम जो हमारा लोक अदालत है उसके थ्रू हम अगर कैंप्स लगाए लीगल एड के थ्रू, जिसको हमने जब लोक अदालत का कंसेप्ट आया था तब हमारे पास एक बात आई थी कि वी वांट जस्टिस टू रीच एट एवरी डोर स्टेप। जस्टिस जो है वो डोर स्टेप पे पहुंच जाना चाहिए। तो वहां पे अगर हम अवेयरनेस कैंप्स लगाएंगे उसी मतलब लीगल एड के थ्रू, जहाँ पे कि लोग अवेयर हो जाएंगे इन चीजों को लेकर। और दूसरी चीज मैं समझती हूँ हर मतलब अभी हमने बात की कि ओएससी सेंटर जो है 20 तक कायम किए गए हैं, लेकिन ओएससी सेंटर जो है ये हमें ज्यादा से ज्यादा कायम करने हैं, हर जगह कायम करने हैं। मैं समझती हूँ कि हर एक जिले में नहीं, हर एक तहसील में हमें ये सेंटर होना चाहिए जहाँ पे इन चीजों को देखा जाए। और इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए जब तक हम एक बच्ची को एजुकेट नहीं करेंगे, जब तक एक बच्ची को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बनाएंगे, तो ये जो डोमेस्टिक वायलेंसेस है ये होते रहेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं इस डोमेस्टिक वायलेंस का जो औरतों के तय जो भी ये मतलब मैं समझती हूँ ज्यादतियां होती है, उनका जो है जो अगर हम कहीं ना कहीं इसको रीजन देखेंगे वो ये भी है कि हम लोग एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं अपनी बच्चियों को प्रॉपरली, हम लोग उनको एनरोल नहीं कर पा रहे। अभी भी ऐसे देहात भी है हमारे पास, ऐसी जगह भी है हमारे पास जहाँ पे एनरोलमेंट जो स्कूल्स में एनरोलमेंट जो बच्चियों की है वो बहुत कम है। क्योंकि एजुकेशन ही एक चीज है जहां से हम इन बच्चों को एजुकेट करके ये लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे ताकि इन पे ये इस तशद्दुद का सामना ना कर सके। देखिए हम आए दिन देखते हैं कि कम उम्र में हम बच्ची की शादी कर देते हैं, कम उम्र में वो बच्ची फिर माँ बनती है, और फिर वही बच्ची जो अभी बिल्कुल कम उम्र की होती है, जब उसको एक बीवी का फर्ज भी निभाना है, माँ का फर्ज भी निभाना, वो खुद ब खुद वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और उनकी डोमेस्टिक लाइफ इफेक्ट होती है। ठीक है, एक लास्ट चीज नीलोफर मसूद साहिबा, आज के वक्त में सितंबर 2023 की रिपोर्ट है 11,000 प्लस केसेस। जब थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो पता चलता है कि तमाम तर इक़दाम के बावजूद भी जो जिनसी हमले थे, घरेलू तशद्दुद थे, हरासा करने के मामला थे, इन सब के बीच में पुलिस का भी चूंकि एक बड़ा रोल होता है और सिविल सोसाइटी का भी। लेकिन एक चीज़ हमने हमेशा देखा है कि अवामी मकामात पर इस तरह के केसेस जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर भी, अब एनसीआरबी का डेटा बता रहा है 2023 सितंबर के पहले हफ्ते का कि पब्लिक प्लेसेस पे सबसे ज़्यादा इस तरह के केसेस सामने आने लगे हैं। तो एडिशनल इसमें कुछ इकदाम हो सकते हैं या कोई गुंजाइश बचती है आज के वक्त में? जो कुछ कर दिया गया वो तो ठीक अपनी जगह, लेकिन कम से कम बाहर खवातीन काम पर जाती हैं, बड़ी तादाद में अलग अलग शोबों में काम कर रही हैं, कैसे वो आज़ादाना राय रखने के साथ साथ आज़ादी से काम कर सकें आपकी नज़र? जी चलिए लेना पड़ेगा जी, सिविल सोसाइटीज को भी आपने इंक्लूड करना पड़ेगा, तब जाकर जब तक एक वो चेन नहीं बनेगी और जो बेसिक कॉज है या रूट है इस डोमेस्टिक वायलेंस का, जब तक उसको एड्रेस नहीं किया जाएगा तो मुझे लगता है कि ये तो रिपोर्टेड केसेस है जिसका आप नंबर आप यहाँ पर गिना रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अनरिपोर्टेड केसेस के भी ऐसे मसले सुनने में आते हैं जहाँ पर लोग नहीं चाहते हैं कि वो सामना करे सिचुएशन का, या इन वन स्टॉप सेंटर्स तक पहुंचे या कोर्टों तक पहुंचे। तो कोशिश करनी है कि हमारे आसपास अगर ऐसी कोई सिचुएशन है हम खुद जो इन स्टॉप सेंटर्स तक उनको पहुंचाए ताकि जो ये बेसिक चीजें हैं ये एड्रेस हो जाए। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, जब तक वो रूट कॉज नहीं है, रूट कॉज जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है या फाइनेंशियल क्रंच है
या कोई ऐसी चीजें जहाँ पर एक ब्रोकन हाउस है, जब तक उन चीजों को एड्रेस नहीं किया जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो सिचुएशन वर्स्ट हो रही है दिन ब दिन, ये खत्म हो जाएगी। और साथ में जरूरी है कि हम किस तरीके से इस बच्चे को तरबियत दे रहे हैं। जब तक हम इस बच्चे को तरबियत नहीं देंगे कि किस तरीके से उसको खवातीन के साथ, फीमेल चाइल्ड के साथ या बच्चियों के साथ किस तरीके से उसको पेश आना है, तो वहाँ पर हम उस जेंडर बेसिस को जो हम बढ़ावा देते हैं वो हमें कहीं ना कहीं खत्म करने की जरूरत है। अगर हम सही मानों में एक फीमेल को एम्पावर करना चाहते हैं, वहाँ पर बहुत जरूरत है कि फीमेल और मेल को अपने राइट्स पर ध्यान रखकर अपनी ड्यूटीज पर भी उनको ध्यान रखना है, ताकि ये चीजें जो हो रही है ये दिन ब दिन उनका बढ़ावा नहीं देना है, बल्कि कोशिश करनी है इनको कर्ज की। जहाँ तक स्पोर्ट्स का ताल्लुक है, वो कोशिश करते हैं कि ये मिनिमाइज हो जाए मसले, लेकिन जब तक एक इंसान खुद ये नहीं सोचेगा कि जिस वजह से ये चीजें हो रही है, जिस चीज का वो स्ट्रेस का शिकार हो रहा है, उसको फाइनली मुझे कैसे डू अवे करना है, एक रेस्पेक्ट जो मुझे एक फीमेल को अपने काउंटर पार्ट को देनी है, तब जाकर ही उसका इफेक्ट इन बच्चों पर भी नहीं पड़ेगा या हमारी सोसाइटी पर नहीं पड़ेगा। तो एक चेन का एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सोसाइटी का और इन फैमिलीज को एड्रेस करना जरूरी है, जो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट नीलोफर मसूद साहिबा और साथ ही साथ एडवोकेट राबिया खुर्शीद साहिबा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और इस अहम मौजू पर हमारे साथ गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए। खवातीन के मुतालिक बात हो रही थी, क्योंकि वन स्टॉप सेंटर्स के कायम करने के साथ साथ हुकूमत के मुताबिक बहुत सारे इकदाम जिनमें कानूनी मदद है, खवातीन को इंसाफ हासिल हो सके, इसके लिए कोशिश की गई है। प्रोग्राम के आखिर में जरा एक और खबर आपको बताते हैं, वो है एवेलांच से मुतालिक तस्वीर भी और साथ साथ अहम खबर भी, क्योंकि वादी कश्मीर के अंदर आप देख रहे हैं एवेलांचेस आने के लिए पहले से वार्निंग जारी कर दी गई थी। 8 डिस्ट्रिक्ट्स इनमें शामिल थे और कश्मीर प्रोविंस के अंदर जिनमें जो नॉर्दर्न बेल्ट था, जहां पर पिछले दिनों बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई, और अब खबर यह है कि एवेलांच से इस वक्त जरूर अफरा तफरी का आलम देखा गया एक दूर दराज इलाके के अंदर, लेकिन किसी तरह के नुकसान की इतलात नहीं है जो हम तक अभी जो जानकारी हम तक पहुंच रही है। तस्वीरें भी आप सरबल सोनमर्ग की आप देखेंगे, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा सलीम वानी के जरिए हम तक पहुंची है। वस्ती कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं और सरबल सोनमर्ग की जो मनाजिर हैं वो आपके सामने। अफरा तफरी का आलम, किसी तरह का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है हमारे नुमाइंदे के मुताबिक, और ये वो इलाका है जहां पर पिछले साल भी इसी तरीके से जब पहले बर्फ पड़ी थी, बर्फ की सफेद चादर के बाद इन इलाकों के अंदर बदकिस्मती से इसी तरह का एक वाक़ा पेश आया था। सिर्फ अच्छी खबर अगर कहीं से मिलती है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि इस सरबल के इलाके में जो बालाई इलाका है, जो तस्वीर हम तक पहुंची है उससे पता चलता है कि अफरा तफरी एग्जैक्टली उस वक्त पर देखी गई, और इंतजामिया ने पहले से ही सोनामर्ग हो, नॉर्दर्न बेल्ट के बाकी एरियाज हो, वस्ती कश्मीर हो, कोई जानी या माली नुकसान ना हो, इसके लिए पहले से इंतजामिया ने अलर्ट भी जारी किया था और वार्निंग जारी कर दी थी। सलीम वानी गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा हमारे साथ हैं। सलीम, तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं सरबल की, जहां एवेलांच आया है, क्या मजीद डिटेल्स हैं? देखो आसिफ, जो सोनमर्ग का एरिया है, ऑलरेडी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या बाकी जो SDRF NDRF, तो उनको ऑलरेडी एडवाइजरी दी थी कि वो सोनमर्ग एरिया में जो जोजिला इलाका है, सरबल एरिया है, उस वक्त एवेलांच का खतरा है। ये एवेलांच आज सुबह जो है छोटी मोटी थी, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, जानी और माली नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बेशक वहाँ पे जो इसको कहेंगे कि बर्फानी जो तोदा था वो गिर गया। सरबल का इलाका है, सोनमर्ग का नजदीकी इलाका, तो पूरी तरह से वहाँ पे नजर रखे गए हैं, पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रही है, और जो SDRF का टीम है, NDRF का टीम है, वहाँ पे ऑलरेडी एडवाइजरी भी दी थी। वहाँ पे कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ है, पूरी तरह से उसको मॉनिटरिंग भी हो रही है, और पूरे लोगों को ये कहा गया है कि बालाई इलाकों को आज विजिट ना करिए और पूरी तरह से निगरानी रखी गई है। तो सलीम, यहाँ आबादी है या कुछ लोग सैरो तफरी के लिए इन दिनों बर्फबारी में जाते हैं? देखो आसिफ, सरबल का जो एरिया है, जब समर का जो मौसम बहार होता है उस टाइम यहाँ पे बस्ती तो होती है, लेकिन जो विंटर का जब मौसम होता है, जब तो इधर से जो शिफ्ट होते हैं, जो गगनगेर आते हैं, कुलन आते हैं, लेकिन आज के टाइम में इस टाइम कोई वहाँ पे आबादी नहीं है। पूरे लोगों को शिफ्ट ऑलरेडी किया गया था पूरी तरह से, जो गगनगेर और सोनमर्ग के इलाके रीजन में रहते हैं, बाकी एडजॉइनिंग एरियाज है वहाँ पे रहते हैं, पूरी तरह से सेफ है, लेकिन कोई ये नुकसान नहीं हुआ है, पूरी तरह से इस पर निगरानी रखी गई है।
मोहम्मद सलीम वानी, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। गांदरबल नुमाइंदा बता रहे थे कोई जानी या माली नुकसान नहीं है, पहले से लोगों को शिफ्ट करने की इतलात मौसूल हुई हैं, जिसका मतलब यह है कि अच्छी खबर है। यकीनी तौर पर इन दूर दराज इलाकों में ऐसी सूरत हाल पनप सकती थी, इसके लिए इंतजामिया ने पहले खदशात का भी इजहार किया था और अब ऐसी सिचुएशन बनी है जहां पर इस वक्त जो वीडियो शूट करने वाला शख्स है उसके चेहरे से भी पता चला कि अफरा तफरी ज़रूर थी, लेकिन शुरुआत में जैसे आपको बताया और हमारे नुमाइंदे ने इसकी तस्दीक की कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। 5 के पंच में मेरे साथ बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार आप देखेंगे प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट। आसिफ रशीद को इजाज़त दीजिए।